welcome to this new session of MOS Lab. And in this session, we'll perform bending test on mild steel bar. Okay, so it is in your syllabus that you need to perform flexural test on any timber या स्टील बार पे कर सकते हैं या टाइल्स, रूफिंग टाइल्स, इसमें से कोई एक कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो वर्चुअल लैब पे एक्चुअली जो टिम्बर का है वो अवेलेबल नहीं है, तो जो सिमिलर है टिम्बर का भी हम उसी तरह से टेस्ट करते हैं जैसा कि हम लोग इस कंडीशन में करेंगे. माइल्ड स्टील का बार पे यूज करके उसको हम टेस्ट कर लेंगे. तो सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा कि जो डायमेंशन है, जो सैंपल प्रिपरेशन है वो चेंज हो जाएगा टिम्बर में, और टिम्बर का एक बार लेंगे फिर उसको टेस्ट कर लेंगे तो उसका स्टेप पता चल जाएगा. तो प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बदलेगा आपका स्पेसिमेन जो है स्टील की जगह टिम्बर रहेगा. तो आज हम लोग स्टील पे ये फ्लेक्चुअल टेस्ट करने वाले हैं और इसी को हम लोग क्या करेंगे अपने रिकॉर्ड में कर लेंगे. ठीक है, ऑब्जर्वेशन ले लिया जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो लेंगे और फिर उसका जो डिस्कशन है वो करके आप आज इसको कंप्लीट कर लेंगे. तो दिस विल बी द लास्ट प्रैक्टिकल इन मॉस लैब, समझे, क्योंकि आपको 6 करने इसमें से और हम लोगों ने 5 कर लिए हैं. ग्रुप बी में हम लोग 2 कर चुके हैं, तो हमें आज सिर्फ एक और प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद आपका ये लैब खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पे आप टेंसाइल टेस्ट समझ गए होंगे, ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट समझ गए, फ्लेक्सुरल टेस्ट आज समझ जाएंगे, उसके बाद शियर टेस्ट भी आप कर चुके हैं. और बच्चा जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन कंप्रेशन टेस्ट, इसको भी हम लोग देख लेंगे. ठीक है, इसको भी देख सकते हैं, अलग से देख लेंगे. तो ये लेकिन ये आपका जो सिलेबस है वो तो ऐसे कवर हो जाएगा. और एब्रेजन टेस्ट ये सब भी हम लोग एक बार देख सकते हैं, तो इसको हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे इसके लिए भी. तो बाकी जो भी टेस्ट है सबको कलेक्ट करिए. आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं ना, आप लोग सब टेस्ट एक जगह है, सब फाइल में कर चुके हैं अभी तक. ठीक है, तो आज का जो लैब है आज का भी कर लीजिए और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो ग्राफ पेज है किसी के पास, क्योंकि इसमें ग्राफ बनेगा क्या, नहीं है? ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लैब सेशन. ओके, चलते हैं हम लोग वर्चुअल लैब पे और यहाँ से हम लोग इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं वर्चुअल लैब में. तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, आपने जैसे पीछे भी सेशन में गए होंगे. चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बेंडिंग टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील, इस पे हम लोग जाएंगे आज. बेंडिंग टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील. ठीक है, तो ये आपका कोई पेज आएगा. ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है, थ्योरी वगैरह दिया हुआ है. तो बेंडिंग टेस्ट मतलब आप समझ जाइए, जो आपने जैसे आप पढ़ते थे सिंपली सपोर्टेड बीम का कैसे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, फिर उसका बेंडिंग स्ट्रेस भी आप निकाले थे, याद होगा जो चैप्टर्स आप पढ़े हैं. तो वही सब का कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ भी. बस एक बार देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है. ठीक है, एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट देम. ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं तो यहाँ फॉर्मूला ही लगाना है. बस हमको क्या निकालना होगा कि इल्ड लोड क्या है ना. जैसे टेंसाइल टेस्ट में क्या करते थे, इल्ड पॉइंट निकालते थे, इल्ड जो उसका स्ट्रेस होता था वो निकालते थे. तो उसी तरह यहाँ भी हमको इल्ड निकालना है, कहाँ पे इल्ड कर जा रहा है, समझे. तो इल्ड निकल जाएगा तो हमको उसका स्ट्रेस पता चल जाएगा, क्योंकि इल्ड के बाद क्या होता है, इल्ड के बाद क्या होता है, किसी भी मेटल में क्या होगा, इल्ड हो जाए, इल्ड होने के बाद क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन आने लगेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लगेगा. याद है ये सब चीजें क्या शुभम? यस सर. ठीक है, तो हम लोगों को मेन फोकस क्या है, इल्ड निकालना. ठीक है, अल्टीमेट से हमको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है कि अल्टीमेट क्या आएगा, हम लोगों को इल्ड से ज़्यादा मतलब रहता है. क्यों रहता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इसके बाद जो है इसमें डिफॉर्मेशन आने लगेगा. और हमें बिल्डिंग में जो है कोई भी जो क्रैक्स है, डिफॉर्मेशन है, ये सब नहीं चाहिए होता है. चाहिए होता है क्या आपके घर में, अगर बिल्डिंग में कहीं आपको क्रैक दिखता है अच्छा लगता है नो क्या? सर. तो इसको, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं सर्विसबिलिटी. सर्विसबिलिटी में हर चीज आती है, ये आप आगे जाके और पढ़ेंगे. तो उन चीजों से हमको क्या है, इल्ड स्ट्रेंथ जो है हमको जानना चाहिए हर मटेरियल का. तो आज हम लोग स्टील का जो है बेंडिंग स्ट्रेस निकालने की कोशिश करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस लैब में. ओके,
थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस इज डिफाइंड एज मटेरियल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर लोड। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट स्ट्रेस experienced within the material at its moment of rupture। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या हो गया, जो फाइनल हो गया, ठीक है, जो फाइनल आपका जब फ्लेक्सर इसका रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, वहां पे जो हाईएस्ट लोड आएगा, हाईएस्ट स्ट्रेस आएगा, जो हाईएस्ट लोड आता है उस पर जो स्ट्रेस आप निकालिएगा वही आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ हो गया। ये हो गया जैसे कि आप लोग स्टील में पढ़ते थे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ते थे, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ आता था, जब वो फ्रैक्चर कर जाता था, जब उसका रप्चर पॉइंट आ जाता था, लास्ट पॉइंट आ जाता था ग्राफ में, याद होगा। तो वो चीजें हैं, तो ये इसका डेफिनेशन है, उसको हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस बोल रहे हैं। चलिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेंडिंग टेस्ट। ठीक है, बेंडिंग टेस्ट जो है दो तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है, दोनों तरह से किया जाता है। एक टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट, ठीक है, एक को बोलते हैं 4 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट, ठीक है। So in 3 point bending test, the area of uniform stage is quite small। जो एरिया है यूनिफॉर्म स्ट्रेस का उसको स्मॉल माना जाता है, मतलब लोडिंग जो होगा 3 पॉइंट पे होगा तो बीच का सिर्फ एरिया लेंगे, ठीक है, और उस पर हम लोग को टेस्ट करना है, ठीक है। बाकी जो है इस तरह का बार है मान लीजिए, तो लोडिंग कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, समझे, इतने एरिया में लोडिंग रहेगा, बाकी इधर सपोर्ट में रहेगा। तो इसका जो रीड कर रहे हैं हम, इसी का बेंडिंग हम लोग देख रहे हैं, हम मान रहे हैं कि इसी में हम लोग टेस्ट करेंगे। और 4 पॉइंट लोड की बात करेंगे तो उसमें क्या है, जो एरिया ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेस है एग्जिस्ट बिटवीन द इनर स्पान लोडिंग टिपिकली हाफ ऑफ द आउटर स्पान लेंथ। तो जो आपका जो हाफ होता है ना, आपको जो बीम है, ठीक है, उसमें जो इनर स्पान लोडिंग पॉइंट्स हैं उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो हम लोग आज जो है 3 पॉइंट लोडिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अलग अलग लोड करने का तरीका है, आप तो समझ सकते हैं, कंक्रीट में भी टेस्ट होगा जब कंक्रीट बीम की टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, when a specimen is bent it experiences a range of stresses across its depth। तो वहां पे स्ट्रेस तो आता है, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर का स्ट्रेस आता है, क्या सिर्फ बेंडिंग ही आएगा और कुछ भी आएगा, और क्या आ सकता है बताइए, जवाब नहीं दे रहे आप लोग तुरंत तुरंत। शुभम, सर टेंसाइल आ सकता है और बेंडिंग आएगा। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ सकता है, यस सर, शियर आ कंप्रेसिव सकता आ है, तो सकता है। हर तरह का स्ट्रेस आएगा। At the edge of the concave face, the stress will be at its maximum compressive value। मतलब ऊपर का जो फेस होगा उस पर कंप्रेशन आ जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें। At convex face, the specimen, the stress will be at its maximum tensile value। Most materials fail under tensile stress before they fail under compressive stress। So the maximum tensile stress value that can be sustained before the failure specimen fails is flexural strength। तो जैसे आपने देखा होगा, जो हम लोग कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कैसे आता था, इसका लीनियर होता था ना, स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे रहता था, देखे होंगे इस तरह से था, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते थे सिग्मा सी, यहाँ बोलते थे सिग्मा टी। तो आप फेलियर का जब कहा जा रहा है तो मैं जब ये मैक्सिमम अटेंड कर जाएगा तो ये टेंसाइल में ही फेल कर जाएगा, तो इसलिए कॉम्प्रेसिव में फेल नहीं करेगा, मतलब यहीं फेल हो जाएगा, ठीक है, इसमें टेंसाइल इतना ज्यादा आ जाएगा कि वो फेल कर जाएगा। तो वही इसको जनरली यही होता है कि टेंसाइल फेलियर होने के कारण जो है उसी को हम लोग फेलियर स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, तो उसी को निकाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम दोनों इक्वली होता है, ठीक है, मैक्सिमम देखेंगे जो लेयर है सब पे सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा टी दिखता है आपको। द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ वुड बी सेम एज द टेंसाइल स्ट्रेंथ इफ द मटेरियल वेयर होमोजीनियस। मतलब होमोजीनियस तो हम लोग मानते ही हैं, मानते हैं ना, तो होमोजीनियस मटेरियल के लिए तो ये सेम ही होगा, ओके। Therefore, the flexural properties of the specimen are the result of combined effect of all three stresses as well as though to a lesser extent the geometry of the specimen। हाँ, तो वो तो जो भी स्ट्रेस कॉम्बिनेशन सब पे डिपेंड करता ही है, उसके ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, और एक चीज डिपेंड करता है रेट ऑफ द लोडिंग, याद है, सडन लोड, इम्पैक्ट लोड,
ग्रेजुअल लोड, याद है आप लोगों को? तो उसमें कैसे आपका वेरिएशन होता है। तो इन सब चीज़ पे ये जो है आपको इफेक्ट, इस सब का इफेक्ट आता है आपको जब भी आप कुछ टेस्ट करते हैं। तो रियल जो प्रैक्टिकल अगर बात करेंगे, कोई भी मेटल पे, किसी भी सिस्टम में, किसी भी स्ट्रक्चर में जो लोड आएगा, उसमें हर तरह का इफेक्ट आएगा, हर तरह की चीज़ों का आप कंसीडर करेंगे, टेंसाइल, कंप्रेसिव, ठीक है, शियर, सब कुछ देखेंगे। उसके अलावा उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, ठीक है, शेप साइज पे डिपेंड कर रहा है, और रेट ऑफ लोडिंग, कैसे रेट ऑफ उसमें कैसे लोडिंग हो रहा है। चलिए, आप इसमें एक चीज देखते होंगे, ये इक्वेशन आपको याद है, बेंडिंग इक्वेशन, फ्लेक्सुरल इक्वेशन जो यस बोलते थे, बाई आई यस सर। इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एफ बाई आर। तो एफ इज व्हाट, ये स्ट्रेस, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, एफ ई सर, होता वो था, एफ नहीं ई होता था। ई होता था, वही सर ई होता था। ई होना चाहिए था, ऐसे एफ तो एफ और सिग्मा तो सेम ही लिखा जाता है, तो ई होना चाहिए ना। तो इसको आप ई बाई आर समझिए, ई बाई आर, ठीक है। तो हमको यहाँ दो चीज से मतलब है कि सिग्मा निकालना है हमको, तो सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा सिग्मा, यही निकालना है हमको। तो चलिए, यहाँ पे जो हमारा टेस्ट है इसमें हम लोग जो 3 पॉइंट लोडिंग है, 3rd पॉइंट लोडिंग की बात कर रहे हैं। 2 पॉइंट मतलब कि ऊपर जो लोड आएगा वो 2 पॉइंट पे आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए, तो जैसे देख रहे होंगे, ये जो बीम है, ठीक है, इस तरह का सैंपल हम लोग लेंगे। तो इसमें आप देखिएगा, यहाँ पे W/2 लग रहा है L/3 पे, फिर L/3 पे W/2 लग रहा है, फिर L/3 पे यहाँ सपोर्ट है। तो एक सपोर्ट यहाँ दिख रहा है, एक सपोर्ट यहाँ दिख रहा है, और लोडिंग जो है आपको एक ये पॉइंट पे दिख रहा होगा, एक ये पॉइंट पे दिख रहा होगा, और नीचे सपोर्ट पे नीचे से दिख रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट दिख रहा है, ये और ये। तो इस तरह के लोडिंग कंडीशन के लिए आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा होगा, इस तरह का बनता है, याद है? और यहाँ पे अगर ये W/2 है तो यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट कितना हो जाएगा, W/6। WL/6। अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है, इसकी भूमिका हम लोग बहुत पहले से बांध रहे हैं। तो M इज इक्वल टू WL/6 आपको पता चल गया। द मोमेंट ड्यू टू 2 पॉइंट लोड्स P/2 at 1/3 span is M इक्वल टू WL/6 एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, अगर ये सर्कुलर बार की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, यस। तो आपका जैसे डी इज द डायमीटर, तो आई इक्वल टू हो गया आपका πd4/64, आप ये अभी समझ रहे हैं। तो इसको आप लोग अभी नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपको आई निकालना पड़ेगा। WL/6 इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, दो चीज आपको अभी रखना है, याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम यील्ड स्ट्रेस निकालेंगे तो सबको पुट करिए, और यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इस तरह से कुछ आएगा क्या, व्हाट इज G/2, याद है? जो y निकालते थे, y क्या होता था, D/2। तो y को अगर D/2 पुट कर देंगे, ठीक है, m को हम WL/6 पुट कर देंगे, और i को πd4/64 पुट करेंगे, तो आपका सिग्मा इतना आ रहा है क्या, देखिए फॉर्मूला सबको बनाइए। यस सर, इतना आ रहा। सिग्मा इज इक्वल टू WL, ठीक है, अपॉन 6i इंटू D/2। यहाँ पे सब आपको पता होना चाहिए। तो W क्या होगा, जो लोड होगा, यील्ड लोड जो आएगा वो हो गया, ठीक है। जो आपका L होगा वो क्या होगा, जो लेंथ होगा, ठीक है, जिस लेंथ पे आप टेस्ट कर रहे हैं L, और उसके बाद आपका D डायमीटर है, I उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये आप फॉर्मूला भी याद रखिए, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे, और इससे हमारा एक एक वैल्यू निकल के आएगा, एक रिजल्ट निकल के आएगा जो डिजायर है इस प्रैक्टिकल में, ठीक है। अब देखिए, एक चीज हम लोग को यहाँ पे और निकालना होता है, एक चीज और जो है हम लोग निकालते हैं, इलास्टिसिटी मॉडुलस को भी हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए आपको जो है, आपको डिफ्लेक्शन आना चाहिए, ठीक है। डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे बीम में, वो आना चाहिए। हालांकि आप नहीं जान रहे हैं तो बस इसको अभी इतना मान लीजिए कि ये होता है, ठीक है। इस तरह का डेरिवेशन आपने अभी नहीं पढ़ा है, ये आपके नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होगा,
तो उसमें आप डिफ्लेक्शन निकालेंगे, डिफ्लेक्शन जो है वो निकालिएगा बीम में कि कहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा। तो आप इतना मान लीजिए कि जो डिफ्लेक्शन एट सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ बीम जो है, ठीक है, L/2 पे जो सेंटर होगा वहां पे जो डिफ्लेक्शन आएगा ये आएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। तो डिफ्लेक्शन जो आएगा आपको ये आएगा। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि इससे हम लोग क्या करेंगे, ई निकालने की कोशिश करेंगे। इस प्रैक्टिकल में ई इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, 23, ठीक है, WL/Q, ओके, अपॉन ये हो जाएगा पहले तो 1296 इंटू क्या होगा आपको, डेल हो गया इंटू आई, इंटू आई। ये होगा क्या। यस सर। एक चीज और बताते हैं आपको, एक जो हम लोग पढ़ते थे कर्व, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का। ठीक है, इधर लोड है, इधर डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इधर डिफ्लेक्शन है। तो सपोज अगर आप क्या करते हैं कि अगर ऐसे हम लोग निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, तो यील्ड करने के बाद ये क्या होगा, कर्व थोड़ा सा मुड़ेगा। तो जहाँ यील्ड आएगा, ठीक है, तो इसका अगर आप स्लोप निकालिएगा, इसका अगर स्लोप निकालिएगा तो क्या होगा बताइए। स्लोप इक्वल टू, सर ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू P/B हो जाएगा। W, ठीक है, और इधर डेल कर लीजिए, W/डेल होगा। यस सर। ठीक है, तो W/डेल जो यस। आप दिख पा रहे हैं, इसको हम लोग लिख देंगे स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ लोड डिफ्लेक्शन कर्व। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये जो है कहाँ है, यील्ड पॉइंट के विद इन है, समझे, उसके विद इन की बात हम लोग कर रहे हैं। स्लोप जो हमारा है W/ इससे निकल जाएगा। तो ये भी आपको निकालना है, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि ये निकल जाएगा तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। ई बराबर लिखेंगे तब हम लोग 23 इंटू स्लोप, ठीक है, और इंटू L/Q L स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड सर। बाई द, सॉरी क्यों सर। L² हो जाएगा, 1296 सॉरी। इंटू आई रह जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको हम लोग यूज करेंगे अभी, इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिकली आपको निकाल के दे देता है इस प्रैक्टिकल में, बट हम लोग सब निकाल लेंगे। चलिए, हो गया, लिख लिए सब लोग। यस सर, लिख ली। यस सर। ठीक है, तो आपको इतना समझ लेना है कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये इस तरह से ही आता है, आप ये समझिए, क्योंकि आप ये भी नहीं पढ़े हैं। तो डिफ्लेक्शन आप समझिए कि ऐसे निकल के आएगा। आप समझिए आगे जाके जब एरिया मोमेंट थ्योरम पढ़ेंगे तो हम लोग डिफ्लेक्शन इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन निकालने का तरीका है, हर पॉइंट पे अलग अलग डिफ्लेक्शन निकल सकता है, वो निकाला गया था। चलिए, अब हम लोग आते हैं टेस्ट पीस पे। टेस्ट पीस, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और पॉलीगन सेक्शन आर यूज इन दिस टेस्ट। Okay, any area of the material affected by shearing or flame cutting and similar operation during the cutting of test piece shall be removed. ठीक है, अफेक्टेड एरिया होगा तो उसको हटा दिया जाएगा, नहीं तो वीक पॉइंट वो बन जाएगा, वहीं से टूट जाएगा। The edges of rectangular test piece shall be rounded to a radius not exceeding 1/10 of the thickness of the test piece. तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर टेस्ट पीस होगा उसको आपको राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, 1/10 जो उसका थिकनेस है उसका 1/10 लीजिए, उस रेडियस से उसको कर्व बनाना पड़ेगा। ड्यूरिंग बेंडिंग द अनमशीन्ड साइड ऑफ द टेस्ट पीस शैल बी एट द टेंशन साइड। जो अनमशीन्ड है, जिसमें मशीन नहीं किया गया है, मतलब आप लेथ मशीन से उसको
क्या करते हैं, जो कर्व कर रहे हैं या उसको सही कर रहे हैं, जो टर्निंग वगैरह करते हैं, तो वो नहीं किया हुआ है, उसको टेंशन साइड में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जो वेरिएशन आएगा, चलिए आगे देख लेंगे हम लोग, तो कर्व वहाँ भी देखेंगे। एक और यहाँ पे देखिए, जो जैसे कर्व यहाँ की, ऐसा कर्व देख ही लीजिए, जो आप सेंटर पॉइंट लोडिंग देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट लोडिंग देख रहे हैं, तो इन दोनों केस में क्या है, जो सेंटर पॉइंट लोडिंग कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर सेंटर पे आप लोड को अप्लाई कीजिएगा सीधा, इस तरह का समझिए लोडिंग कंडीशन, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो फेलियर है वो यहीं से होगा। ठीक है, यहीं से होगा। तो इसलिए क्या होगा, इस केस में हो सकता है कि इसके आसपास में कहीं वीकेस्ट सेक्शन हो, जो वीक हो, तो उसको नहीं ये कंसीडर कर रहा है, बट टूटेगा वहीं से, तो हो सकता है ये ज़्यादा वैल्यू दे देगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लोडिंग में क्या है कि आपका एक रेंज, एक एरिया, एक पोर्शन जो है उसका बीम का लिया जाता है, बीच का पोर्शन लिया जाएगा, और इससे क्या फायदा होगा कि ये यहाँ बीच में से कहीं टूटेगा, और जहाँ वीकेस्ट होगा वहाँ टूटेगा। ठीक है, तो इससे वैल्यू एक्यूरेट हमको आएगा। ओके, तो ये है मेन। ठीक है, इस टेस्ट के लिए कि हम लोग इस टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं थर्ड पॉइंट से करने के लिए। ठीक है, सेंटर पॉइंट से भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए जो कोड है, IS कोड 5242 यूज कर सकते हैं, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग। अच्छा, ये तो उसका है, शियर स्ट्रेंथ का एक्चुअली। ठीक है, तो इसका जो है आप देख सकते हैं कोड, सर्च मारिएगा दिख जाएगा। चलिए अब हम लोग सिमुलेटर चलते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। रेडी है सब लोग? यस सर। ओके, चलिए अवर ऑब्जेक्टिव क्या है आज का, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द माइल्ड स्टील रॉड सब्जेक्टेड टू अ ग्रेजुअल इंक्रीजिंग इक्वल लोड्स एट 1/3 स्पान एंड टू डिटरमाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आपको चाहिए। आपको याद होगा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसका नाम ही ऐसा है जिससे आप समझ सकते हैं कि इस पे हर तरह का टेस्ट किया जाता है। सीआर भी इसी पे कर लिया आप, कॉम्प्रेशन भी इस पे कर सकते हैं, टेंसाइल भी इस पे किए हैं। ठीक है, बेंडिंग टेस्ट भी इसी पे कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो यूटीएम चाहिए, डायल इंडिकेटर्स चाहिए, स्केल चाहिए, और वर्नियर कैलिपर चाहिए। तो ये डायल इंडिकेटर है, डायल गॉज जिसको बोलते हो आप। इसमें हम लोग क्या क्या निकालेंगे बताइए, तो इससे किसी को आइडिया है? डायल गॉज का यूज क्यों करते हैं, डायल इंडिकेटर से क्या निकालेंगे शुभम? सर लोड निकलता है। लोड निकलेगा या डिफ्लेक्शन निकलेगा? लोड तो ये दे देगा आपको, यहाँ से लोड पता चल जाएगा, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन यहाँ से पता निकलेगा। चलेगा ना। हाँ, डिफ्लेक्शन निकलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अब करेंगे टेस्ट। ये हमारा जो है एक रॉड लिया हमने, मेजर द इनिशियल डायमीटर ऑफ द बेंडिंग टेस्ट सैंपल इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस यूजिंग वर्नियर कैलिपर, कैलकुलेट द इनिशियल एरिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टैपर्ड नहीं है, दिख रहा है टैपर्ड, टैपर्ड नहीं है। ये आपका डायमीटर देख लेते हैं, आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए तो आपका एक एक जगह पे एरिया है 26, एक जगह पे है 25.2। ठीक है, तो ये दोनों का एवरेज करके निकाल लीजिए, 25.6 आ गया। तो इस एवरेज से काम करेंगे। ठीक है, होता है कभी कभी टर्निंग में करने में या मशीन में होता है, थोड़ा बहुत का चलता है। ठीक है ना, थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस चलता है, इतना टॉलरेंस दिया जाता है आपको। कैलकुलेट कीजिए तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आया, जल्दी कैलकुलेटर चलाइए। आज अभिषेक नहीं है, अभिषेक और जनक। सर एरिया हो जाएगा इसका 514.718 फिर से बोलो तो, mm फिर स्क्वायर। से कितना, फिर से बोलो तो। 514.18 mm स्क्वायर। इतना आया। चलिए ये बताइए, यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई डी 4/64, तो डी एवरेज पुट कर दीजिए।
सर सर ये बोलिए। आ जाएगा सर 210 210 82.87 82 मीटर mm का पावर 4। चेक कर लेते हैं। चलिए एकदम एक्यूरेट आपका आया है। ठीक है, तो यस इसको आप सर। लोग नोट कर। एरिया क्रॉस सेक्शन जो है 514.72 है, 72 है। और बाकी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से है। ठीक है, नोट कर लिए सब लोग। यस सर। यस सर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लेंथ जो है मेजर करते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ द स्पेसिमन यूजिंग स्केल, कीपिंग द स्पान ऑफ द लेंथ बीम एज 690 mm। ये लेंथ जो है 690 mm रखिए, बेस्ड ऑन द लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्चुअली क्या लोडिंग कंडीशन जो उस तरह का रहता है, जो सेटअप है, जो अटैचमेंट होता है ना आपका बेंडिंग टेस्ट के लिए, उसके लिमिटेशन के हिसाब से हम लोग 690 mm लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं 690 पहले। ठीक है, इसका लेंथ मेजर कर लेंगे उस हिसाब से, और फिर हम लोग मार्किंग करेंगे 1/3 पॉइंट के लिए। तो देख लीजिए, 1 2 3 आपको दिखा, ये हो गया 1/3 एरिया। ठीक है, यहाँ पे लोड लगाएंगे, यहाँ पे जो लोड लगेगा वो एरिया है, और इधर सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये 690 mm का हो गया। इसको हम लोग अब यहाँ पुट करते हैं। ये जो अटैचमेंट दिख रहे होंगे, देखिए अब यहाँ एक बार गौर से देख लीजिए, जो भी पॉइंट दिख रहा होगा, एक यहाँ पॉइंट दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक मिडिल पॉइंट दिख रहा है, 3 जगह पे यहाँ डायल इंडिकेटर लगा हुआ है, देख पा रहे हैं। एक यहाँ पे यस लगा है, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है। तो जहाँ पे फेलियर होने का चांस है, ठीक है, वो दिखा रहा है, तो आपको यहाँ से क्या है, डिफ्लेक्शन आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको टेस्ट करेंगे, और ये जो डायल इंडिकेटर है, इससे हम लोग को उसका रीडिंग धीरे धीरे दिखेगा कि बढ़ रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्शन जैसे आएगा में दिखेगा, क्योंकि ये बेंड जो है, जो ऐसे ही स्क्रू में रहेगा, ये धीरे 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 समझिए कि इस तरह से बेंड करते जाएगा। समझे, समझ में आया। इसी तरह से, क्योंकि बेंडिंग हो रहा है ना, ऊपर से बेंडिंग लोड आ रहा है, इसलिए ऐसे करके डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसमें। तो वही हम लोग को आज निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑन कर देते हैं, ग्रीन बटन को दबाइएगा यूटीएम में, जो कंट्रोल पैनल है, और हमारा ऑन हो गया। और देखिए यहाँ पे चलने लगा, ये धीरे धीरे डिफ्लेक्शन आने लगा है, लोड बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक, ठीक है, अभी 600 आ गया, 680 हो गया, और देख रहे हैं डिफ्लेक्शन कितना हो गया यहाँ पे। अब हमारा लग रहा है यहाँ पे ब्रेक करके उसको, इसको स्टॉप कर दिया हमने। तो हमारा मैक्सिमम देखिए 800 तक गया, 800 पे फेल कर गया, और इसमें बीच में कहीं पे यील्ड लोड आया होगा। ठीक है, उसको जब कर्व बनाइएगा इस पे, बेस्ड ऑन ये जो डेटा है आपके, इस पे कर्व बनाइएगा, तो जो कर्व ऑब्टेन होगा ना, उसमें आपको यील्ड पॉइंट पता चलेगा। ठीक है, तो इस डेटा को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आपको हम इसको भेज देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कर्व करिएगा, और फिर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। वैसे यहाँ राउंड फिगर में वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये टूटा और हमारा इस तरह का रीडिंग आ गया। तो आप देखेंगे कि जो मिड पॉइंट है, मिड स्पान है, वहाँ पे जो आया वो इस तरह कुछ आया। ठीक है, जहाँ पे फेलियर हो रहा है। उसके अलावा देखिए पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन देखिए, आपको इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। तो ठीक है, तो जो ये वैल्यू है, ये ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन ज़्यादा कहाँ पे आया है, मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट पे आ रहा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, मिड स्पान पे देख रहे हैं, यहाँ 61 है, तो यहाँ एवरेज 50.65 आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो मिडिल पॉइंट है, वहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आया है, देखेंगे। फिर लास्ट में ऐसे चेंज होते गया होगा, देखिएगा, थोड़ा बहुत थोड़ा देखिए कैसे चेंज कर रहा है। कभी यहाँ डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली एक कर्व इसके लिए बनाते हैं। ठीक है, ये और ये, और उस कर्व से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। On the yield limit is crossed, the specimen mild steel rod will have a permanent bend or deformation, as it can
इट हैज क्रॉस द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट से आगे चला जाएगा तो आपका जो परमानेंट बेंड उसमें आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो जहाँ पे भी बेंड होगा समझिए, जब प्लास्टिक जब भी एज आएगा तो ये चेंज होने लगेगा। देखिए, तो ये कर्व जो है इस तरह का कुछ बनेगा। जिसके पास भी ग्राफ पेपर है वो लोग इस तरह का कर्व बना सकते हैं। अब हमको देखना है कि इल्ड कहाँ पे आया होगा। क्या लगता है इल्ड किस पॉइंट पे होगा? यहाँ से देख रहे हैं ये मुड़ रहा है एक्चुअली, यस सर, 600 और 640 के बीच में होगा कहीं? नहीं, इसी के बीच में कहीं होगा, यस सर, 600 और 640 के बीच में। तो इसका हम लोग यस सर, स्लोप देख लेते हैं, इसका स्लोप देख लेते हैं। इल्ड पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है? कितना लिया जाए बोलिए इस यस वैल्यू सर, को? 640 बोल दें, कितना लिया जाए? यस सर। यील्ड लोड, यील्ड लोड को आप समझिए मान लेते 640 हैं से थोड़ा 600, पहले है सर। पहले तो है, जो आपको मानना है मान सकते हैं। इतना केजी आया, तो केजी को न्यूटन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 640 इंटू 9.81, जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है किलो न्यूटन में? सॉरी न्यूटन में बताइए, तो न्यूटन में बताइए कितना आया? सर 6278.4 न्यूटन, 6278.4 78.4 न्यूटन। यस सर, न्यूटन। तो ये आपका आ गया मान लीजिए। ठीक है, हो सकता है ये वैल्यू थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं समझ पाए हैं, थोड़ा बहुत लिए हैं, क्योंकि ग्राफ पेज में करिएगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा। तो आप मान लीजिए 640 केजी, और इस तरह से आप लोड निकल गया न्यूटन में। एक चीज़ और आपको यहाँ से दिखेगा, अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्लोप निकालने के लिए क्या करिएगा कि इस पे किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में आप देख सकते हैं, इधर y इधर x, तो ये स्लोप निकल जाएगा। तो स्लोप निकल जाएगा क्या? क्या यस सर, निकल जाएगा। स्लोप निकाल सकते हैं? अगर देखिए डिफ्लेक्शन कितना आएगा 640 पे, वो देख लीजिए, और ये डिवाइड बाय ये कर दीजिए। और एक चीज यहाँ ध्यान रखना ये है कि एक्चुअली ये डिवीजन में, ठीक है, इसमें है डिवीजन में। तो एक डिवीजन जो होता है आपको, इसको आप समझिए कितना होगा, 1/100 mm, ठीक है, यस इस सर, डिवीजन में रहता है। इसको आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा, तो आपको स्लोप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। स्लोप भी निकाल लीजिएगा आप लोग, W/, ये करके। ये तो सर ग्राफ में पता चलेगा लेकिन। हाँ, ग्राफ में पता चलेगा, लेकिन यहाँ वैल्यू मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और कर्व देखिएगा, अगर एवरेज डायल रीडिंग वर्सेस थ्योरेटिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, हम लोग मान तो रहे हैं कि हमारा सेंटर पर डिफ्लेक्शन आया, हम उसको लेके चल रहे हैं, उससे ही वैल्यू निकालेंगे। अगर थ्योरेटिकल डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ये है एवरेज वैल्यू, जो आपको ए और बी पॉइंट पे आया था, अलग अलग पॉइंट पे, 1/3 पॉइंट पे, और उसका कर्व ये है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, इस तरह कुछ आया था। चलिए, तो इससे हमको मतलब नहीं है, अब देखिए। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, इस टेबल को बनाइए आप लोग। डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन इज 25.6 mm, लेंथ ऑफ बीम, जो स्पान ऑफ बीम जो बोल रहे हैं आप उसको, 690 mm, और स्लोप इसका कुछ आया है, देखिए 759.29 न्यूटन mm। ठीक है, स्लोप ऑफ लोड डिफ्लेक्शन कर्व। आई कितना आया था? आई था सर आई कितना आया था? 2107.2.18 mm पावर 4, 2107, 2.18, किससे बोलिए, ये था ना, 21072.18। 2107 यस, 2.18, ठीक लिखा हुआ है। ओके, यस सर, अब आपको स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस निकालने के लिए आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं?
सिग्मा इज इक्वल टू Py m कितना होता है, m अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे i, और y को कितना लिख देंगे, dy d 2। by 2. अब यहाँ पे m निकालना आपको पड़ेगा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, करिए इसको, w इंटू l अपॉन 6। w कितना न्यूटन निकला था, तो पुट कीजिए, l को पुट कीजिए और ये करिए डिवाइड बाय 6 करिए तो कितना आता है, और सिग्मा निकालिए तो W को पुट करना है तो उसको 640 kg इंटू 9.81 पुट करना है, जो आप मल्टीप्लाई करके निकाले भी होंगे। अंकित आया क्या तुम्हारा? 9.81, तो इतना न्यूटन होगा, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एल सर आपका ये आ है गया सर 722 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 722, यस सर। इतना ही है, 0.00। 0.016। चलिए इस तरह का मान लीजिए। ई निकालिए तो, जो फॉर्मूला बताए थे आपको, 23 इंटू एल क्यू, स्लोप आपको दिया है लगता है, यहाँ देखिए स्लोप दिया है, 23 इंटू स्लोप जो है उसको एल क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है बताइए। एक मिनट। क्या जनक आ रहा है? ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीट कीजिए, हमारा रिजल्ट आ रहा है अब। कर कर रहे हैं Yes, सर। ठीक है करिए। पॉइंट 69 होता है। सर ये आ रहा है, क्या आया? सर बहुत कम आ रहा है लेकिन। देखिए एक जीपीए मिनट। में लाना है, ये भी ध्यान रखिए। जीपीए में लाने के लिए इसको 10 टू पावर -3 से ही मल्टीप्लाई यस सर करना है, ये ये भी जान लीजिए। आई जो है ना, आई इतना पुट कीजिएगा नीचे सर 190। तो सर हम्म सर 190.901 जीपी आ रहा। 190.90 .901। यस सर। सही है, देख लो सब, और बाकी लोग चेक कराइए। सर उतना ही आ रहा है। शुभम वही आ रहा है। तुम लोग सही सही पुट कर रहे हो। यस सर, वाई पुट कर रहे हैं जो वैल्यू है। 210 करीब आ रहा है लगता है। 23 इंटू 759.29। ओके,
एक बार और देख लीजिए सब लोग। एल को 690 पुट कर रहे हैं ना? यस सर, एल को 690 पुट कर रहा है। ओके, 210 आ रहा है मेरे हिसाब से, देखिए तो। सर चेक कर 210 लीजिए आया तो। है। हाँ, 210 आया मेरे से। 210 आया है। जी सर। एक्चुअली इसमें एक चीज छूट रहा है, समझे क्या छूट रहा है? क्या चीज? 210 है, क्या लग रहा है? क्योंकि स्लोप जो है इट्सेल्फ जो है न्यूटन पर एमएम में दिया हुआ है, तो इस पे 9.1 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। ये सर 210.072 आ रहा है। चलिए, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारा सही है या कुछ एरर है। तो मेन खेल था कि आपका, देखिए, तो गलत आया है, स्ट्रेस भी आपने गलत निकाला है। क्या स्ट्रेस का वैल्यू तो ये आना चाहिए, सर वैल्यू तो रखे तो अच्छी फॉर्मूला पे। 640 बहुत था क्या? 600 से कम करना पड़ेगा। 635 लेके करिए तो कितना आता है? थोड़ा सा कम कर लीजिए, यील्ड वैल्यू में ही गलती हुआ होगा और कुछ नहीं है। सर इसमें एक ही ट्रायल करना था। हाँ, एक ही ट्रायल है। हाँ, फिर से ट्राई करो, उसको 630 35 कुछ रख के पुट करो, देखो तो कितना आता है। सही है, आप लोग 630 ले लीजिए, ठीक है? 630 या 32 ले लो, आ जाएगा। प्रियांशु सही बोला था। क्या प्रियांशु? 632 मान लीजिए तो, क्योंकि कर्व से यही पूछाएगा। तो हम कितना आया? 632 रखने पे आपको आएगा 425 MPa।
ठीक है, आ गया सबका? जनक, यस सर। आ गया रिजल्ट? तो यही हाँ रहेगा। सर। जो उसको क्या है, जो डेटा है उसको हम भेजते हैं आपको, उसको कर्व पे आपको बनाना है और उसको भेजना है। जिसके पास कर्व बनाने के लिए ग्राफ पेपर है, कर्व बनाइए उसका, लोड डिफ्लेक्शन कर्व, उसको भेजिए। कोई भी पुराना देखो ना, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह होगा, उसमें रहता है एक आध पेज। ठीक है, आ जाएगा। ठीक सर, आ जाएगा अपना। क्या प्रियांशु, आ गया? सर आ जाएगा, उसी के आसपास आ रहा था। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेंथ, लिख सकते हैं एक लाइन। व्हाट टाइप ऑफ लोड इज अप्लाइड हियर, आईएस कोड क्या यूज करते हैं उसको ढूंढ के लिखिए। एक एक वर्ड जो है, एक एक लाइन का आंसर है, सिंपल। उसके बाद इक्वेशन जो है, उससे किस इक्वेशन को यूज करते हैं हम लोग। हाउ इज द फेलियर ऑफ डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल अंडर बेंडिंग लोड, वो करिए। ठीक है, ये चीज पांचों को कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। राइट सुटेबल आंसर, फेलियर ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन इन बेंडिंग टेस्ट इज फ्रैक्चर, नेक फॉर्मेशन, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। क्या होता है, क्या लगता है? आंसर एक्सेसिव प्लीज, डिफॉर्मेशन होगा आंसर दीजिए। सर एक्सेसिव डिफ्लेक्शन नेक होगा। फॉर्मेशन, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक फॉर्मेशन किस में होता है? डक्टिलिटी टेस्ट, टेंसाइल टेंसाइल टेस्ट में। टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक, सबसे इलास्टिक कौन है इसमें बताइए? स्टील होगा सर। स्टील होगा सर। लो सर। स्टील होगा। चलिए, completion of bending stress using formula F by Y equal to M by I. This formula is valid within elastic limit only. बताइए क्या सही है? यस सर, यस सर, यस सर। यस ट्रू होगा सर। ठीक है, चलिए। In extensometer required in bending test of mild steel, is extensometer required for bending test of mild steel? नो बताइए। नो सर, नो सर। नो कर दें। In bending equation M by Y equal to F by Y equal to E by R. ठीक है, by knowing value of E, theoretical value of Y can be computed. अगर E पता होगा तो Y निकल सकता है। उसके बाद बोला जाए knowing deflection Y experimentally E can be found. Both A and B are correct. क्या है बताइए? E वैल्यू पता चल जाएगा तो क्या हम लोग Y निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकता यस सर। यस सर। क्या करना है बोलिए आप। सर। ए भी होगा शायद सर, बहुत सही होगा। वेरी गुड आंसर। तो आप लोग पांचों का पांचों जवाब दे चुके हैं। ठीक है, लगभग सीख गए लग रहा है। तो देखिए यही था हम लोगों का मॉस लैब में, और कुछ रहेगा तो और बताएंगे आपको, और कुछ इसमें जब भी डाउट होगा। प्लस आप फाइल को कंप्लीट कर लीजिए, जो ऑब्जर्वेशन मिला है उसको करिए, जो असाइनमेंट इसमें था 5 वो करिए, ग्राफ बनाइए और उसको आप लोग भेजिए। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू फॉर द सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हम लोग का लैब भी खत्म थैंक यू हुआ। सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।